जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और नए सेशन को स्टार्ट करने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। नए सेशन से मेरा मतलब है एकेडमिक ईयर 2022 से हम जो 23 तक की जर्नी है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके संग अकाउंटेंसी के जितने भी क्लास 12th के लेक्चर्स हैं, वो सारे इन डेप्थ एनालिसिस के संग मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ। किसके? मैं आपको दोबारा से बता दूँ, एकेडमिक ईयर 2022 टू 23, ठीक है। अकाउंटेंसी क्लास 12th की हम पूरी की पूरी साथ में डिस्कस करेंगे। अभी की वीडियो में, अभी के सेशन में मैं आपके संग थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा सिलेबस को लेकर कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ना है। पेपर पैटर्न सीबीएसई की तरफ से इस बार क्या है, बिकॉज पेपर पैटर्न में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिकल चेंज करा गया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करें तो बेसिकली मैं जो हमारे क्लास 12th का सिलेबस है ना, वो 4 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। सिर्फ 4 चैप्टर। भैया 4 चैप्टर ही है क्या? देखो 4 चैप्टर नहीं है। 4 टॉपिक्स मेरी तरफ से हो जाते हैं वो, कि 4 सेक्शन कह लो, 4 टॉपिक्स कह लो, जो चाहो आप इनको ये कह सकते हो। मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। ठीक है, चारों टॉपिक को मैं आपको यहाँ पर हल्का-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। 1, 2, 3, 4। चलिए, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है दैट इज़ पार्टनरशिप। भैया हमें पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है, द आंसर इज यस। भैया दूसरा आपको पढ़ना है कंपनी, और कंपनी अकाउंटिंग करनी है आपको, वो आपको पढ़ना है। तीसरा आपको एनालिसिस पार्ट पढ़ना है, कंपनी का ही है ये। अब एनालिसिस पार्ट में आपको क्या पढ़ना है बच्चों? तो बैलेंस शीट की प्रिपरेशन एज पर शेड्यूल 3, आपको यहाँ पर उसके कुछ टूल्स हैं वो पढ़ने हैं, सीएफएस पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस में पढ़नी है। और जो चौथा पोर्शन है जो बिल्कुल अलग है दैट इज एनपीओ, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका आपको पढ़ना है यहाँ पर। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तीन चैप्टर्स में, ये जो तीन चैप्टर्स है ना आपके, कंपनी और एनालिसिस और एनपीओ, आप मोटा मोटी ये कह सकते हो कि कंपनी अकाउंटिंग या फिर कंपनी एक्ट 2013 का पार्ट है। नो डाउट ये वहीं का पार्ट है। ये तीनों के जितने भी सेक्शन लगेंगे ना, जितने भी आपके एनालिसिस होंगे, ये कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होंगे। और ये वाला जो है, ये है, इस पे जो लगता है मेजरली, जो लगता है वो लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप इसमें ये पढ़ेंगे। और इन तीनों की अगर बात करें मोटा मोटी, तो इन तीनों पे जो लगता है वो लगेगा भैया कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। बच्चों, क्लास 12th का एक पोर्शन हमेशा याद रखना, ये ना प्रोफेशनल स्टडीज में आ जाता है। आपने क्लास 11th में जो पढ़ा है नो डाउट वो यहाँ पर काम आएगा ही आएगा, बट यहाँ पर आप सेक्शन, कंपनीज, इन सब में भी बातें करेंगे और आप प्रोफेशनली भी बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा पता है आपको क्या है, आपका ना ये आएगा नहीं कि ये किस सेक्शन पे है, किस कंपनीज एक्ट में है, कौन सा प्रोवाइजो है, कुछ नहीं आएगा। बट आपको ना लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी पढ़नी आनी चाहिए कि भैया एएस क्या है, इंप्लीकेशंस कैसे देखी जाती है, सेक्शन क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट हम ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएँगे, बट उसका एक ओवरव्यू ज़रूर लेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको उसमें ज़्यादा परेशानी ना हो कि ये है क्या? क्योंकि अब ऑब्वियसली हम जो कवर कर रहे हैं तो हम इन डेप्थ करेंगे पूरा का पूरा कवर, ठीक है? इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि पेपर पैटर्न की बात करें, तो पेपर पैटर्न को भी थोड़ा-सा हैम्पर करा गया है, चेंज करा गया है यहाँ पर। पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पैटर्न में सिंपल, आपने अगर बच्चों अपने सीनियर वीनियर से पूछा होगा, तो उन्होंने बताया होगा कि हमारे 2 टर्म है। बिकॉज़ ये जो लास्ट एकेडमिक सेशन गया है, इसमें 2 टर्म में सीबीएसई ने पेपर लिए थे, बट उन्होंने फिर से इस टर्म को रिवाइज़ करके एनुअली कर दिया है। यानी कि आपके पेपर अब मार्च, अप्रैल और मई के बीच में अगले साल 2023 में एक ही बार होंगे। अब वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस अब एक संग आना है आपका। मतलब यहाँ पर कोई स्कीम नहीं है अब आपकी 40 नंबर की, 60 नंबर की। आपका 80 नंबर का तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, आपका पेपर लिया जाएगा, ठीक है? और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट्स के होंगे। भैया ये इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? बच्चों अगर आपको नहीं पता तो इंटरनल असेसमेंट का मतलब है कि भैया आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी, आपका स्कूल में बिहेवियर क्या है, स्कूल में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, आपका वाइवा होगा, और इन सब के बेसिस पे आपको एक मार्क्स दिए जाएंगे जो स्कूल की तरफ से होते हैं। वैसे ये जो 20 के 20 मार्क्स हैं ये आपको मिल जाने चाहिए, स्कूल भी देता है। मैटर ये करता है कि आपका बिहेवियर टुवर्ड्स योर टीचर एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करा हुआ होना चाहिए आपने,
ताकि वो भी आपको इसमें 1 नंबर भी चूकने से मतलब काटने से मतलब बिल्कुल चूक जाए कि नहीं यार मैं इसको पूरे दे देता हूँ, बच्चा अच्छा है। थोड़ी सिंसियरिटी, थोड़ा डिसिप्लिन यहाँ पर मेंटेन रखना और ऑब्वियसली वाइवा प्रोजेक्ट में तो आपको अच्छे से परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। दूसरा, अगर यहाँ पर 80 नंबर की बात करें, तो भैया इस सेशन में तो इसको अलग कर दिया गया था 40-40 नंबर का। भैया तो आप क्या कर रहे हो? आप क्यों बाइफरकेट कर रहे हो? मैंने कहा मैं भी करूँगा। भैया मतलब बेवजह मैंने कहा नहीं बेवजह नहीं, ध्यान से देखना। ये जो 40 नंबर और 40 नंबर है मैंने जो बाँटे हैं, ये टर्म्स के हिसाब से नहीं बाँटे हैं। यहाँ पर जो ये 40 नंबर है, इसमें मुझे बताया गया इसमें मुझे बताया गया कि यहाँ पर ये 40 नंबर एमसीक्यूज़ और एज़ वेल एज़ ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। भैया एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव अलग-अलग होते हैं, द आंसर इज़ येस। बेटा एमसीक्यू का मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक टिक करना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब वेरी स्पेसिफिकली विदिन अ लाइन और विदिन अ वन वर्ड आपको आंसर देना है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि ट्रू फॉल्स हो गए, यानी कि एक सिंपल आंसर बताना है कि भैया कौन सा एक्ट है तो पार्टनरशिप टाइप। तो ये स्पेसिफिक आंसर है, इसे ऑब्जेक्टिव टाइप कहा जाता है जो कि 40 नंबर का आएगा। और दूसरा ये जो 40 नंबर का पोर्शन है, ये आप कह लीजिए आपके शॉर्ट आंसर एज़ वेल एज़ जो लॉन्ग टाइप आंसर होते हैं वो दोनों आएँगे। शॉर्ट आंसर एज़ वेल एज़ लॉन्ग आंसर जो भी हैं, वो आपके आएँगे। अच्छा पता है इनमें ना अभी मार्क्स पैटर्न बताया नहीं गया है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर तक के हो सकते हैं। बाकी जब भी सीबीएसई आपको गाइडलाइन देगी मैं आपके संग डिस्कस कर लूँगा। भैया इसके पीछे का कोई पैटर्न-वैटर्न आया हुआ है या फिर आप अपने आप बता रहे हो? मैंने कहा नहीं बच्चों मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप प्लीज़ एक बार इसको रेफर कर लीजिए। आप पढ़िए, आपकी ये सर्कुलर आया हुआ है आपका, सीबीएसई की तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ कब 20 मई 2022 को ये आपका सर्कुलर आया हुआ है। इसमें इन्होंने सिंपल बताया है कि 11th-12th के लिए हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने साफ ये बोल दिया कि भैया पहले तो हमारा क्या था, भई क्या था टर्म कंपोज़िशन टर्म 1 और टर्म 2 था, बट अब हमारा कंपोज़िशन क्या हो गया है, एनुअली कर दिया है हमने। एनुअली पेपर लेंगे, दूसरा इन्होंने ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दी है कि देख लीजिए भैया हम लेंगे 30% तो क्या लेंगे, एमसीक्यूज़ लेंगे, बोला हुआ है इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी मीन्स इसी में केस बेस्ड स्टडी होगी और दूसरा आपको बताया गया है कि 20% आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। भैया ये किस बेसिस पे बताया गया? बच्चों ये 80% ये जो 80 नंबर है ना आपका, उसको बाइफरकेट करा है। अब 80 नंबर का अगर आप 50 करें, 30 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, तो इट सिंपली मीन्स कि 40 नंबर आपके यहाँ पर सिक्योर हो रहे हैं और 40 नंबर यहाँ इन्होंने अलग से बात करी हुई है। पता है, इसमें थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। ये जो मैं आपको 40 नंबर के एमसीक्यूज़ यानी कि इसमें मैं आपको 30 नंबर के एमसीक्यूज़ या जितने की भी बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत वो मॉडरेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चल जाएगी बट अभी के लिए जो ओवरऑल व्यू है वो यही है कि 40 नंबर के 1 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे और 40 नंबर का आपका पूरा लिखने वाला पेपर होगा जो आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ये आपको सर्कुलर बता दिया, आप बस अभी यहाँ से जस्ट लीजिए। पता है आपको बिल्कुल फिक्स नहीं बैठ जाना है कि यही है क्योंकि चेंजेस हो सकते हैं। लास्ट ईयर भी थोड़ा 1-2 महीने की स्टडीज़ के बाद ही चेंज किया गया था टर्म 1 और टर्म 2 के लिए। बट अभी के लिए जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल सही है और अभी कुछ ऐसा सिस्टम भी नहीं चल रहा है कि जिसकी वजह से चेंज की मेरे को लगता है रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 4 चैप्टर हैं आपके। भैया आप प्लीज़ इनकी वेटेज भी बता दीजिए। मैंने कहा देखिए बच्चों मैं वेटेज आपको बता ज़रूर रहा हूँ, पर वेटेज अभी ये एप्रोक्सिमेशन पे बेस्ड है। भैया एप्रोक्सिमेशन में क्यों? क्योंकि ये चेंज हो जाती है। नो डाउट ये चेंज हो जाती है, आप इस पे इतना डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे इसको मान लें तो 30%, इसका मान लें 40%, अच्छा ये 40 टू 45 के बीच में लैग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको 15% कर रहा हूँ और इसको 15% कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जब आप आगे जाएँगे तो ना एनालिसिस और एनपीओ में आप मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि नहीं भैया एनालिसिस में इतना कम नहीं पूछा जाता, एनालिसिस का 20 होना चाहिए और इसका 10 होना चाहिए। मैंने अगेन आपसे ये बोला कि ये जो मैं अभी दे रहा हूँ ना एस्टिमेशन, ये अपनी बेस्ट नॉलेज पे दे रहा हूँ आपको, ये चेंज हो सकती है बच्चों नो डाउट। हम जो स्टार्ट करेंगे अब मैं कंक्लूड करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से आपको जो मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, वो नेक्स्ट लेक्चर से मैं शुरू करूँगा आपको पार्टनरशिप के संग और बुक कौन-सी रेफर होगी भैया बुक भी बता दीजिए। तो जो स्टडी मटेरियल हम रेफर करेंगे दैट विल बी टीएस एज़ वेल एज़ डीके। बेटा ये दोनों ही बुक हम रेफर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल इसमें टेंशन ना लें, ये कौन-सी लेंगे और कौन-सी नहीं लेंगे। हम टीएस ग्रेवाल एंड डीके गोयल दोनों बुक्स को रेफर करेंगे और मेन बुक जो है एनसीईआरटी अगर वो भी किसी की चलती है, तो नो डाउट हम उसके भी सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहे होंगे। अब आप कहेंगे कि अकाउंटेंसी की भी एनसीईआरटी होती है? द आंसर इज़ येस। कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता बट हाँ जी, अकाउंटेंसी की भी एनसीईआरटी होती है, हम उसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। मिक्स होते हैं सारे क्वेश्चन देखो जो क्वेश्चन यहाँ टीएस में है, डीके में है, एनसीईआरटी में है, वहाँ सिर्फ नाम चेंज होता रहता है, कॉन्सेप्ट सारी बुक्स में सेम है। तो कॉन्सेप्ट पे हम मेजरली ध्यान देंगे, क्वेश्चन मैं सारे आपके संग इन द बिटवीन द क्लास ही आपसे डिस्कस करूँगा।
दिस इज़ मेरे को जो आपको बताना था कि भैया आपका पूरा का पूरा मैं सेशन ऑन यूट्यूब पे ला रहा हूँ। क्लास 12 का एकदम डीप एनालिसिस करेंगे हम, अच्छे लेवल तक ले जाएँगे अपनी स्टडीज़ को। दूसरा, आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स बता दिए गए हैं कि क्या-क्या आना है। वेटेज बता दी गई है, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया गया है, सिलेबस बता दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्लास से अच्छे से आप और हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 12th की जर्नी, और थोड़ी लंबी चलेगी ये जर्नी, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है, टाइम लगाना है, हमें टाइम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बिकॉज़ टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब है कॉन्सेप्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बिल्कुल अच्छे से डीप एनालिसिस करके पढ़ेंगे हम लोग। कोई भी क्वेरी हो, अगेन मैं आपको बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में मेरा हमेशा टेलीग्राम एज़ वेल एज़ इंस्टा का जो लिंक है वो रहेगा। आप दोनों में से किसी में भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि मेरे को इस चीज़ में डाउट है, आप जस्ट सेंड योर मैसेज, आई विल ट्राई टू रिज़ॉल्व इट एज़ सून एज़ पॉसिबल। और अगर उससे भी रिज़ॉल्व नहीं होता तो आई विल कंडक्ट अ सेपरेट सेशन फॉर यू। अगर वो अकेला बच्चा है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, 2 बच्चे हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स कोई भी कभी भी क्वेरी पूछ सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? और भी किसी उसके लिए आपको अगेन कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है, सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाएँगे पूछने के लिए। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ना है, याद रखना। सिर्फ़ यहाँ एजुकेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए फ्री में है तो बस काम चल रहा है। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है हमें, और अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं हमें नेक्स्ट इस एकेडमिक सेशन में, अकाउंटिंग सेशन में नहीं, इस एकेडमिक सेशन में। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय ऑल ऑफ यू।